कोई भी एग्जाम के लिए क्वेश्चन बैंक उसका आधार होता है। कोई भी एग्जाम दो, उसका क्वेश्चन बैंक आधार होता है। क्वेश्चन बैंक तैयार करेगी तो रिजल्ट होने का अधिक चांस है। तो आज जो है 2011 का हिस्ट्री में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है उस पर चर्चा करेंगे। फिर ऐसे करके पूरा सोशल पे चर्चा करेंगे, उसके बाद पूरा साइंस पे। तो आज 2011 का क्वेश्चन चर्चा करते हैं। 2011 का फर्स्ट क्वेश्चन जो था, रूसी क्रांति विश्व को कैसे प्रभावित किया, इसके दो कारण लिखे। इसके दो कारण लिखे। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन क्या नंबरिया है? 2 नंबरिया। तो रूसी क्रांति के दो मुख्य कारण जो था, रूस की क्रांति पूरे विश्व को प्रभावित किया। इसके दो कारण निम्नलिखित हैं। इस क्रांति के प्रभाव में पूरे विश्व राज्य नियोजित अर्थव्यवस्था एवं पंचवर्षीय योजना का विकास किया। क्या किया? राज्य नियोजित अर्थव्यवस्था एवं पंचायती योजनाओं का विकास। फिर जो है सोवियत संघ में किसानों एवं मजदूरों के सरकार स्थापित होने से संपूर्ण विश्व में किसान एवं मजदूरों का महत्व में वृद्धि हुआ। इसका कहने का मतलब है, दूसरा पॉइंट का, कि सरकार जो है किसानों का होना चाहिए, जिससे किसानों को वृद्धि हो। इस क्रांति पूरे विश्व में नियोजित अर्थव्यवस्था हो। इसका दूसरा पॉइंट, कि सरकार मजदूर किसान का हो। किसका हो? सरकार मजदूर किसान का हो। यही 2 पॉइंट था उसका मुख्य कारण। इसी पे क्या हुआ था? रूसी क्रांति। इसको फर्स्ट में समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? दूसरा क्वेश्चन इसका क्या था, इसको पहले लिखो। क्वेश्चन में पूछा गया था, हो ची मिन का संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय। तो हो ची मिन एक क्रांतिकारी नेता था। कैसा नेता? एक क्रांतिकारी नेता था। इसने वियतनामियों में स्वतंत्रता की भूख जगाई। किसकी भूख? स्वतंत्रता की भूख जगाई। और निष्प्राण वहां के जनता में स्वतंत्रता के लिए उजागर किया। और लास्ट में हो ची मिन राष्ट्रपति भी बना। समझ में आया? इसको लिखना है। हो ची मिन एक कैसा नेता था? क्रांतिकारी नेता। इसने अपने
संघर्षशीलता, इसने अपने संघर्षशीलता से निष्प्राण वियतनामियों में, इसमें हो ची मिन यानी चीन के एक जगह का नाम क्या था, वियतनाम, वहाँ के लोगों में क्या जगह, निष्प्राण वियतनामियों में स्वतंत्रता की भूख जगाई। किसकी भूख, स्वतंत्रता की भूख जगाई। क्या जगाई, स्वतंत्रता की भूख जगाई। अंतिम में हो ची मिन राष्ट्रपति भी बना। क्या बना, राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, निर्वाचित। कहानी बहुत लंबा है, लेकिन जितना पूछा जाए उतना ही आंसर देंगे। संक्षिप्त परिचय पूछा हो ची मिन के बारे में, हो ची मिन के बारे में संक्षिप्त परिचय। हो ची मिन एक क्रांतिकारी नेता था। बोलो, इसने अपने संघर्षशीलता से क्या किया, निष्प्राण वियतनामियों में स्वतंत्रता की भूख जगाई। हो ची मिन राष्ट्रपति भी निर्वाचित हुए। कहाँ के, वियतनाम के। कहाँ के, वियतनाम के। लिखो, तीसरा क्वेश्चन जो है पूछा था 2011 में, तो क्या पूछा था, ग्रामीण और शहरी जीवन की किन्हीं दो भिन्नताओं को लिखो। किन्हीं दो भिन्नताओं को लिखे, भिन्नताओं को लिखे। तो किन्हीं दो भिन्नताओं को लिखे, इसका मतलब क्या, ग्राम के बारे में और शहर के बारे में। तो सबसे पहला कारण क्या है कि ग्रामीण में जनसंख्या कम होता है और वहाँ कृषि का साधन होता है। किसका साधन होता है, कृषि। शहर में जनसंख्या ज्यादा होता है और वहाँ व्यापार का साधन होता है। किसका साधन, आजीविका के लिए व्यापार का साधन होता है। फिर दूसरा पॉइंट कि ग्रामीण जो है आधुनिकता से दूर है, यानी उद्योग से, यानी फैक्ट्री से, यानी कंपनी से ग्रामीण क्षेत्र क्या है, दूर है, जो कि शहरी क्षेत्र में ये सब उपलब्ध रहता है। क्या रहता है, उपलब्ध रहता है। बात समझ में आ गया, तो अब लिखने का कोशिश कर। लिखो, ग्रामीण क्षेत्र में, लिखते जाओ, जनसंख्या कम होता है, यहाँ आजीविका का साधन कृषि होता है। क्या होता है, कृषि होता है। क्या होता है, कृषि होता है। और शहरी क्षेत्र में जनसंख्या ज्यादा होता है। जनसंख्या क्या होता है, जनसंख्या ज्यादा होता है, जनसंख्या ज्यादा होता है। और आजीविका का साधन क्या होता है, बोलो ना रे, आजीविका का साधन क्या होता है, व्यापार होता है। क्या होता है, व्यापार होता है। इसका दूसरा पॉइंट जो लिखना है, ग्रामीण क्षेत्र आधुनिकता से
दूर होता है, आधुनिकता से क्या होता है, दूर होता है। जबकि शहरी क्षेत्र में, कहाँ पे, शहरी क्षेत्र में आधुनिकता होती है। क्या होती है, आधुनिकता होती है, आधुनिकता होती है। इस बात को भी नोट करो। इसका चौथा क्वेश्चन जो था, इसका चौथा क्वेश्चन पूछा गया था, इटली के एकीकरण में, इटली के एकीकरण में, एकीकरण में मेजनी की भूमिका, किसकी भूमिका, मेजनी की भूमिका, मेजनी की भूमिका। तो देख, मेजनी जो था इटली का एक गणतांत्रिक विचारों का क्रांतिकारी नेता था। किस विचार का, गणतांत्रिक विचार का। वो इटली में मेजनी ने नौजवानों को ऐतिहासिक स्मरण कराया और पूरे इटली में गणराज स्थापित करना चाहता था। कौन, मेजनी। इसको जो लिखना है, कैसे लिखना है, इटली के एकीकरण में एकीकरण के योगदान में मेजनी का नाम सर्वप्रथम आता है। प्रथम बार अगर कोई इटली का एकीकरण किया तो उसका नाम क्या था, मेजनी। क्या नाम था, मेजनी। उसने इटली के नौजवानों को उनके ऐतिहासिक गौरव का स्मरण कराया। यंग इटली नामक संगठन में क्या किया, स्थापना किया। फिर गणतांत्रिक विचारों के समर्थक थे। वह संपूर्ण इटली में एकीकरण कर उसे गणराज बनाना चाहता था। लेकिन जब ऑस्ट्रिया इटली में चल रहे जनवादी आंदोलन पर आया तो इटली को मेजनी क्या किया, छोड़ के भाग गया। अब लिखिए इसको, इटली के एकीकरण में सर्वप्रथम मेजनी का नाम आता है। किसका नाम आता है, मेजनी का नाम आता है। किसका नाम आता है, मेजनी का नाम आता है। यह इटली के नौजवानों में गणतंत्रवादी भावना का उजागर किया और नौजवान में यंग इटली नामक संस्था का गठन किया। किसका गठन किया, संस्था का गठन किया। उसके बाद जब ऑस्ट्रिया इटली में आया तो मेजनी क्या किया, इटली छोड़ के भाग गया। ठीक है, लिखो। पांचवा क्वेश्चन जो पूछा गया था 1929 के आर्थिक संकट के किन्हीं तीन कारणों को लिखे। कितने कारण, किन्हीं तीन कारणों को लिखे। कितने कारणों को, तीन कारणों को लिखे। इसका फर्स्ट कारण जो था
फर्स्ट कारण इसका कृषि उत्पादन में वृद्धि। क्या था? कृषि उत्पादन में वृद्धि। कृषि उत्पादन में वृद्धि। इसका दूसरा कारण जो था उपभोक्ता की कमी। किसकी कमी? उपभोक्ता की कमी। क्या था? उपभोक्ता की कमी। उसके बाद इसका तीसरा कारण जो था अमेरिका में पूंजी प्रवाह की कमी। तीसरा कारण क्या था? अमेरिका में पूंजी प्रवाह की कमी। किसकी कमी? पूंजी प्रवाह। कृषि उत्पादन में वृद्धि का मतलब समझ। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से 18, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक? 1914 से 18 में। तो इसमें जनता का इतना क्षति हुआ, यानी सरकार का इतना क्षति हुआ, सरकार को या जनता को एक ही बात हुआ कि उसी देश में सरकार या जनता, उसमें इतना क्षति हुआ, किसी के पास इतना सामर्थ्य न था कि अच्छे ढंग से खा सके, अच्छे ढंग से कपड़ा पहन सके। तो कृषि उत्पादन में यानी 1929 में कृषि उत्पादन क्या हुआ? वृद्धि हुआ। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध से क्या था? इंसान मारा हुआ था। तो कृषि उत्पादन तो वृद्धि हुआ, काफी वृद्धि हुआ, लेकिन उपभोक्ता की कमी हो गया। उपभोक्ता कमी मतलब खरीदने वाले की कमी हो गई। अब मान के चलो किसी के पास फसल बहुत ज्यादा है, उसको कोई किनेगा नहीं, फसल क्या होगा? सड़ जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो उसका मंदी तो पड़ेगा, बहुत पैसा लगाया और कुछ नहीं उसको मिला, तो उससे क्या होगा? घाटा होगा। तो पहला कारण यही था कि कृषि उत्पादन में अधिक वृद्धि। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है कृषि उत्पादन में क्या हुआ? अधिक वृद्धि हुआ। लेकिन क्या हुआ? दूसरा पॉइंट है उपभोक्ता कमी, यानी कृषि को खरीदने वाला कोई नहीं था, यानी दाम जो था पूरा घाटा हुआ था। अब आदमी के पास पैसा रहेगा तभी न किनेगा, तो दाम क्या था? पूरा घाटा हुआ। उसके बाद 2829 में मध्य अमेरिका में विदेशी कर्ज भारी था, यानी अमेरिका पे विदेशों का कर्ज भारी था, इसलिए अमेरिका भी चुप बैठा हुआ था, कुछ बोलता नहीं था। इसलिए जो भी अमेरिका का राज था उस पे संकट मंडरा रहा था। क्या मंडरा रहा था? संकट मंडरा रहा था। यही 3 कारण है, लिखेगी तो लिख ले। प्रथम विश्व युद्ध के बाद कृषि उत्पादों में क्या हुआ? भारी वृद्धि हुई और कीमतें क्या हुआ? घट गई। उत्पाद अधिक था, लेने वाला कम था। 2829 में अमेरिका खुद कर से तरस था, तो जो भी उसका छोटा छोटा राज था सब संकट में पड़ गया। समझ में आया? समझ में आया? मुंह में क्या आवाज कहाँ गया? तो बोला किया कर दी। तो कृषि उत्पादन यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद कृषि उत्पादन में क्या हुआ? वृद्धि। कृषि उत्पादन में वृद्धि। और उत्पादन यानी उत्पाद जो था, उत्पाद खरीदने वालों की कमी। फिर अमेरिका पूंजी का प्रभाव, तो 1928-29 में, कब? 28-29 में 28-29 में अमेरिका विदेशी कर्ज से परेशान था। क्या था? विदेशी कर्ज से परेशान था। इसका अनेक
संकटग्रस्त था। क्या था? संकटग्रस्त। यही था 1929 की आर्थिक मंदी। समझ में आ गया? तो इसको भी लिखो। क्वेश्चन जो था, स्वतंत्र भारत में प्रेस की भूमिका पर प्रकाश डालिए। किस पे? प्रेस की भूमिका पर प्रकाश डालिए। पहले इसको समझ लेंगे, उसके बाद इसका आंसर लिखेंगे। तो स्वतंत्र भारत में प्रेस की भूमिका जो था अहम, यानी कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत में प्रेस की भूमिका अहम थी। क्या थी? अहम थी। यह राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विकास में प्रभावशाली भूमिका निभा रहा है। जैसे अभी देख रही है कि प्रेस यानी कोई भी चीज का प्रिंटिंग, अभी तो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया चर्चा में आ गया है। इससे पहले जब सोशल मीडिया नहीं था तो कोई भी चीज कहाँ से आता था? प्रिंटिंग प्रेस से एक समाचार पत्र के द्वारा आता था। जैसे हिंदुस्तान हो गया, नवजागरण हो गया, कई तरह का समाचार पत्र हो गया, जैसे दैनिक आता था। तो ये सब समाचार पत्र यानी प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा ही ये सब लाया जाता था। तो अहम भूमिका निभा रहा था। भारत में प्रेस यानी पत्रकारिता, साहित्य, मनोरंजन, ज्ञान, विज्ञान, प्रशासन, राजनीतिक आदि को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहा है। किस रूप से? प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहा है। यह ज्ञान की हर गतिविधियों को प्रभावित कर रहा है। अब प्रेस की जनता को नेता के कारगुजारियों, घोटालाओं एवं सरकारी नीतियों की खामियों से अवगत कर रहा है। यानी कहने का इसका मतलब है, कोई भी गलत काम होता है, प्रिंटिंग प्रेस को क्या करता है? तुरंत से छाप के पब्लिक में भेज दिया जाता है। या कोई भी सरकार घोटाला किया, उसको तुरंत से छाप के प्रिंटिंग प्रेस द्वारा छापा जाता है और पब्लिक में दे दिया जाता है, ताकि जो भी भ्रष्टाचार हो सबका उजागर हो जाता है। तो इसको लिखना है, लिखो। स्वतंत्र भारत में प्रेस की भूमिका अहम है। यह राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को उजागर करता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को क्या करता है? उजागर करता है। इसके बाद अगर लिखना है तो लिख सकते हैं कि भारत में प्रेस पत्रकारिता, साहित्य, मनोरंजन इस सब में भी भाग लेता है। भारत में प्रेस क्या सब करता है? पत्रकारिता, साहित्य, मनोरंजन इत्यादि बातों को दर्शाता है। लास्ट में सरकार के भ्रष्टाचारों को भी उजागर करता है। क्या करता है? भ्रष्टाचारों को भी उजागर करता है। कितना बात समझ गई? क्या है?
स्वतंत्र भारत में प्रेस की भूमिका अहम है। क्या अहम है? यह राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को क्या करता है? उजागर करता है। फिर जो भारत में प्रेस जो है पत्रकारिता, साहित्य, मनोरंजन, फिल्म यानी जो भी नया समाचार आए उसको क्या करता है? प्रिंट करके पब्लिक तक पहुंचा दिया जाता है। फिर जो है इस सरकार के जो भी भ्रष्टाचार काम है या कोई भी अच्छा भी काम है तो उसको क्या करता है? जनता तक पहुंचा देता है। यही है भारत में, स्वतंत्र भारत में प्रेस की भूमिका। उसको भी नोट कर। हिस्ट्री का जो लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो था, देख सन नंबर, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई? कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई? स्थापना कैसे हुई? स्थापना कैसे हुई? स्थापना कैसे हुई? इसके प्रारंभिक उद्देश्य क्या थे? इसके प्रारंभिक उद्देश्य क्या थे? इसके प्रारंभिक उद्देश्य क्या थे? प्रारंभिक उद्देश्य क्या? पहले इसको जो है प्रश्न नंबर यह है, पहले इसको बारीकी से समझेंगे। समझ में आया? हर पॉइंट को अगर समझ जाएंगे तो खुद से भी लिख पाएंगे, अगर समझले नहीं रहेंगे तो लिखेंगे क्या? तो इसको एक बार पूरा तरह से समझ लेते हैं। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था, प्रथम बार इसमें राष्ट्रीय चेतना का विकास के परिप्रेक्ष्य में एक संगठन, राष्ट्रीय विकास के परिप्रेक्ष्य में एक संगठन चल रहा था। किस परिप्रेक्ष्य में? राष्ट्रीय विकास के परिप्रेक्ष्य में एक संगठन चल रहा था। उस संगठन का नाम था इंडियन एसोसिएशन। राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहा था। संगठन का नाम क्या था? इंडियन एसोसिएशन। ये जो राष्ट्रीय स्तर पे काम कर रहा था। किस स्तर पे? राष्ट्रीय स्तर पे काम कर रहा था। इस एसोसिएशन ने रेंट बिल, लिटन प्रेस एक्ट तथा सशस्त्र अधिनियम का भारी विरोध करता था। किस अधिनियम का? सशस्त्र अधिनियम का भारी विरोध करता था। इस विरोध के कारण प्रेस एक्ट वापस ले लिया। उस समय भारतीय राष्ट्रवादियों ने समझ लिया कि प्रभावी विरोध करने के लिए संगठित होना आवश्यक है। मतलब जो भी उस संगठन में आदमी था या जो भी नेता था वो समझ चुका था कि अगर हमको संगठन करना है तो सभी को एक जगह होना होगा, सभी को एक जगह एकत्रित होना होगा। उसी समय एक उदारवादी सेवा निवृत्त ब्रिटिश पदाधिकारी ए.ओ. ह्यूम, कौन? ए.ओ. ह्यूम, इस दिशा में प्रयासरत थे। उनके इस प्रयास का समर्थन सभी भारतीय नेताओं ने किया। ए.ओ. ह्यूम ने इसी उद्देश्य से 1884 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की। किसकी स्थापना की? 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की। फिर 28 दिसंबर 1885 को मुंबई गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसका अधिवेशन हुआ और वहीं संगठन का नाम बदलकर क्या रखा गया? अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या रखा गया? अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उससे पहले क्या नाम था? इंडियन एसोसिएशन। क्या नाम था? इंडियन एसोसिएशन का नाम बदल के क्या रखा गया? अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रारंभिक उद्देश्य राष्ट्रीय एकता का सुदृढ़ीकरण करना, राष्ट्रीय हित के से जुड़े संगठनों के मध्य एकता स्थापित करना तथा प्रार्थना पत्र में सुधार करना आदि, ये सब उसका एक पहलू था। तो लिखो आंसर इसका। लिखो, राष्ट्रीय चेतना के विकास के परिप्रेक्ष्य में
एक संगठन इंडियन एसोसिएशन, एक संगठन इंडियन एसोसिएशन राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहा था, राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहा था। इस एसोसिएशन ने रेंट बिल, इस एसोसिएशन ने रेंट बिल, लिटन प्रेस, रेंट बिल, लिटन प्रेस, सशस्त्र अधिनियम, किसका किसका विरोध किया? रेंट बिल, प्रेस एक्ट, सशस्त्र अधिनियम, इस सब का क्या किया? इस सब नियम का विरोध किया। सशस्त्र अधिनियम, अधिनियम का भारी विरोध किया। लिखी यहां तक। यहां तक लिखी। इस विरोध के कारण प्रेस एक्ट वापस लिया गया। इस विरोध के कारण प्रेस एक्ट वापस लिया गया। इस विरोध के कारण प्रेस एक्ट वापस लिया गया। उस समय भारतीय राष्ट्रवादियों ने समझ लिया कि प्रभावी विरोध करने के लिए संगठित होना आवश्यक है। प्रभावी विरोध करने के लिए संगठित होना आवश्यक है। वह यहां तक। यहां तक हो गया ना। उसी समय एक उदारवादी सेवानिवृत्त ब्रिटिश पदाधिकारी ए.ओ. ह्यूम कौन था? ए.ओ. ह्यूम। लिखो, ब्रिटिश पदाधिकारी ए.ओ. ह्यूम भी इस दिशा में प्रयासरत रहे। लिखो, जल्दी लिखो। इस दिशा में प्रयासरत रहे। उनके इस विचार का ये लाइन को हटाना। उनके इस प्रयास का समर्थन सभी भारतीय नेता ने समर्थन किया। लिखिए, कहाँ तक लिखी? समर्थन किए। ए.ओ. ह्यूम ने इसी उद्देश्य से
हुमायूं ने इसी उद्देश्य से 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की। किसका? भारतीय राष्ट्रीय संघ। इसी उद्देश्य से हुमायूं ने 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना किया। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की। पढ़ लो, बहुत दूर तक काम करेगा ये सब। 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना किया। ठीक है, यहां तक। 28 दिसंबर 1885 को 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल, क्या नाम था विश्वविद्यालय का? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज था। क्या था? गोकुलदास तेजपाल। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत संस्कृत कॉलेज। क्या था? संस्कृत कॉलेज। ये कहाँ पे था? मुंबई में। कहाँ पे था? मुंबई में। तो 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसका अधिवेशन हुआ। इसका अधिवेशन हुआ। इसका अधिवेशन हुआ और वहीं से इस संगठन का नाम बदलकर अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। राष्ट्रीय कांग्रेस। वहीं से संगठन का नाम बदलकर अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। ठीक है, यहां तक। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके थोड़ा सा लिखना। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रारंभिक उद्देश्य लिखो बाबू, लिखो। प्रारंभिक उद्देश्य राष्ट्रीय एकता का सुदृढ़ीकरण करना, रोने दो, नहीं पड़ेगा तो रोएगा। राष्ट्रीय एकता का सुदृढ़ीकरण करना, राष्ट्रीय हित से जुड़े संगठनों के मध्य एकता स्थापित करना तथा प्रार्थना पत्रों में सुधार करना आदि था। ठीक है, हो गया ना। तो 2011 में हिस्ट्री से जितना भी सब्जेक्टिव पूछा गया था सब तुमको हम बारी बारी से लिखा दिए। इसमें क्वेश्चन 2-4 को पूछेगा। अगर ऑब्जेक्टिव पूछे तो इसमें पूछ सकता है
कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय किसका किसका विरोध हुआ? तो किसका किसका हुआ? किसका हुआ? रेंट बिल। उसके बाद सशस्त्र अधिनियम। अगर पूछे ब्रिटिश पदाधिकारी कौन था, तो कौन था ब्रिटिश पदाधिकारी? एओ ह्यूम। ब्रिटिश पदाधिकारी कौन था? अगर क्वेश्चन पूछे कि 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना कौन किया? भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना क्या किया? कब किया? भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल के क्या किया गया? भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल के क्या किया गया? राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ पे हुआ था? मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। कहाँ पे? मुंबई के गोकुलदास संस्कृत कॉलेज में। इसका क्वेश्चन हो गया। यहाँ से ऑब्जेक्टिव इस टाइप से तुमसे पूछ सकता है। उसके बाद शुरू से जो तुम लोग को पढ़ा है थोड़ा बहुत उसका चर्चा कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? जर्मनी में। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसके बाद विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी विश्व में सबसे पहले? चीन में। कहाँ पे हुआ था? चीन में। मुद्रण की शुरुआत सबसे पहले चीन। ठीक है, तो इतना को क्या करना है? याद करना है। क्या करना है? याद करना है।